दोस्तों नमस्कार। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 2029 का लोकसभा चुनाव जब राहुल गांधी 59 या 60 वर्ष के होंगे तो शायद 2029 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के लिए अंतिम मौका होगा जब वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर 2029 में राहुल गांधी ने मिस किया, 2029 राहुल गांधी ने मिस किया तो शायद राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की रेस में पीछे छूट जाएंगे। वैसे ही जैसे लाल कृष्ण आडवाणी 2003, 2004 और फिर 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी को वो मौका मिला था दोस्तों कि वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 2003-4 में पार्टी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना में लाल कृष्ण आडवाणी अधिक ताकतवर थे। भारतीय जनता पार्टी के कोर सपोर्टर जो होते हैं दोस्तों, उनकी नजरों में अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा मजबूत नेता लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे। चर्चा बीजेपी के अंदर संघ परिवार में थी कि अटल बिहारी वाजपेयी को रिप्लेस करके लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन आडवाणी नहीं बन पाए। आडवाणी नहीं बन पाए, उप प्रधानमंत्री बनाया अटल बिहारी वाजपेयी ने। कारण था बीजेपी के पास अपने बलबूते पर बहुमत नहीं था। अगर बीजेपी के पास अपने बलबूते पर बहुमत होता नरेंद्र मोदी की सरकार की तरह, तो यकीन मानिए दोस्तों 2003 आते आते भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के बदले लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बना चुकी होती। लेकिन 2009 में, 2003 में जब लाल कृष्ण आडवाणी नहीं बन सके तो 2009 में जनता ने ही लाल कृष्ण आडवाणी को नकार दिया। 2009 में 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पराजय के बाद लाल कृष्ण आडवाणी वाजपेयी बनने का प्रयास करने लगे। वाजपेयी की तरह ऐसे नेता के रूप में जिससे आडवाणी से एलर्जी नहीं हो, वाजपेयी की तरह, जैसे वाजपेयी को जो सो कॉल्ड सेकुलर राजनीतिक दल थी उन्हें भी नेता के रूप में स्वीकार करती थी, जबकि वैचारिक रूप से वाजपेयी आडवाणी में कोई अंतर नहीं था। फिर भी एक माहौल था, एक नैरेटिव था कि वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी सॉफ्ट नेता हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी हार्ड लाइनर हैं। और ये अंतर लाल कृष्ण आडवाणी को महंगा पड़ा। लाल कृष्ण आडवाणी जीवन भर पीएम इन वेटिंग रह गए। वही परिस्थिति लगभग राहुल गांधी के समक्ष भी खड़ा है दोस्तों। कहा जाता है समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अवसर जीवन में हर व्यक्ति को मिलता है। अवसर राहुल गांधी को भी मिला था 2012 में, 2013 में, जब मनमोहन सिंह के सरकार की लोकप्रियता ढलान पर थी। राहुल गांधी के पास मौका था प्रधानमंत्री बन जाने का। राहुल गांधी की पार्टी, राहुल गांधी जिसे चाहते, सोनिया गांधी जिसे चाहती, मनमोहन सिंह को सोनिया चाहती थी, इसीलिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी चाहते देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन राहुल गांधी नहीं बने, मंत्री भी नहीं बने। परिणाम क्या है? परिणाम आप देख रहे हैं। तो दोस्तों 2029 में क्यों कह रहा हूं कि लोग राहुल गांधी के लिए अंतिम अवसर हो सकता है, इस बात को समझिए। 2029 में यदि भारतीय जनता पार्टी को हराना संभव नहीं हुआ, जो परिस्थिति बनती हुई दिख रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध रथ का घोड़ा दोस्तों केवल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और योजना के अनुसार केवल झारखंड में रुका था। आप कहेंगे तमिलनाडु में भी सरकार नहीं बनी, केरल में भी सरकार नहीं बनी। तो मित्रों मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु, केरल में सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रही थी, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। तो केरल में अस्तित्व बचा, तमिलनाडु में बीजेपी का अस्तित्व नहीं बचा, यह कह सकते हैं आप। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी सरकार में आने की लड़ाई लड़ रही थी, सत्ता की लड़ाई लड़ रही थी,
उनमें केवल एकमात्र झारखंड ऐसा राज्य है दोस्तों जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकी, वरना भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना भारतीय जनता पार्टी का, महाराष्ट्र में सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम बंगाल में सरकार बनी। और ये राज्य ऐसे थे दोस्तों जहां लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ था। हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये सभी ऐसे राज्य थे जहां भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान हुआ था। लेकिन लोकसभा चुनाव के नुकसान को भारतीय जनता पार्टी ने भरपाई किया विधानसभा चुनाव में। असम में लोकसभा चुनाव भी जीती थी भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा चुनाव में तो चमत्कारिक विजय मिली है भारतीय जनता पार्टी को, ऐतिहासिक जीत मिली है। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे विजय रथ पर सवार है, अगर इस भारतीय जनता पार्टी को अगर राहुल गांधी नहीं रोक पाएंगे मित्रों, तो याद कीजिए 2029 की विजय भारतीय जनता पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी विजय हो सकती है। अब तक की सबसे बड़ी विजय हो सकती है। तो राहुल गांधी के समक्ष एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को 2029 में रोकने की। और सवाल यह उठता है दोस्तों कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को यदि 2029 में नहीं रोक पाए तो फिर याद रखिए 2029 की बीजेपी की सरकार कम से कम 20 सालों के लिए बनेगी। आप इसी लोकसभा चुनाव में देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद जब हर विपक्षी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बड़े बड़े पत्रकार, प्रतिदिन आपने देखा होगा दोस्तों, अभय दुबे, राजदीप सरदेसाई, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, आरफा शेरवानी, सबको आपने एक मुक्त एक जैसे मैं कहता हूं, जैसे आपने सबको सुना होगा एक ही बात कहते हुए कि अब तो 2 महीने की मेहमान है मोदी की सरकार, 1 महीने की मेहमान है। आज रात नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर चले जाएंगे, आज रात चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को छोड़कर चले जाएंगे, बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, मोदी की सरकार गिर जाएगी। बीजेपी की सरकार बचेगी भी तो नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना देगी। यार लगातार सुनते सुनते कान पक गया। वो दिन कभी नहीं आया, न कभी आएगा। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 और 2019 की तुलना में ज्यादा मजबूत है, ज्यादा बड़े फैसले कर रही है? आपको नहीं दिख रहा है कि 2024 में 2240 के आंकड़े पर निपट जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर उसका कोई असर दिख रहा है कि बीजेपी को बहुमत का अभाव है? भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार फिर लालू यादव के साथ, सोनिया गांधी के साथ चले जाएंगे, वो नीतीश कुमार ने इस्तीफा कर दिया भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनवाने के लिए। दिख नहीं रहा है, ये दिख नहीं रहा है कि चंद्रबाबू नायडू भारत का विश्वकर्मा बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को। ये दिख नहीं रहा है कि शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी तोड़ती है, फिर जो बच जाता है टुकड़ा उसको भी तोड़ती है, फिर जो टुकड़ा बचता है उसको भी तोड़ती है। बस एनसीपी शरद पवार की पार्टी आज केवल टूटने के डर से बीजेपी के साथ जाने को उतावली है। और बीजेपी कहती है क्या, देवेंद्र फडणवीस का बयान क्या आता है कि शरद पवार, सुप्रिया सुले के लिए एनडीए में जगह नहीं है। आप देख रहे हैं बीजेपी कह रही है उद्धव ठाकरे के लिए, संजय राउत के लिए जगह नहीं है बीजेपी में। उद्धव ठाकरे के सांसद चाहिए, उद्धव ठाकरे के विधायक चाहिए, शरद पवार के सांसद चाहिए, शरद पवार के विधायक चाहिए, लेकिन शरद पवार नहीं चाहिए, उद्धव ठाकरे नहीं चाहिए। कांग्रेस से मनीष तिवारी चाहिए, कांग्रेस से शशि थरूर चाहिए, राहुल गांधी नहीं चाहिए। यह है बीजेपी। और इस बीजेपी का मुकाबला करना, इस बीजेपी का मुकाबला करने के लिए आम तरीके से नहीं होगा, सामान्य तरीके से नहीं होगा, सामान्य परिस्थितियों से नहीं होगा। वो भारतीय जनता पार्टी जो 240 सीटें मात्र जीती, 2/3 बहुमत के आधार पर संविधान संशोधन बिल पारित कराने का बीड़ा उठाए हुए है, जिसके लिए 2/3 सदस्य संख्या चाहिए, लोकसभा ही नहीं राज्यसभा में भी। इस रूप में है, इस रौद्र रूप में है भारतीय जनता पार्टी
कुचल देने के मूड में है विपक्ष को। लेकिन तो सवाल उठता है दोस्तों कि इस बीजेपी से निपटेंगे कैसे राहुल गांधी, कैसे निपटेंगे, यह बड़ा सवाल है दोस्तों। आपको नहीं लगता कि यही परिस्थिति विपक्ष के सामने 1977 में था? 1977 में विपक्ष के सामने यही चुनौती थी। इंदिरा गांधी की अलोकप्रियता के बावजूद, देश में आपातकाल लगाए जाने के बावजूद, इसके बावजूद इस देश में विपक्ष को यह भरोसा नहीं था, जनसंघ को, संसोपा को, प्रसोपा को यह भरोसा नहीं था, जनता पार्टी को, कि इंदिरा गांधी की सरकार को यह कभी उखाड़ सकते हैं। सही है गलत है? किसी विपक्ष को यह उम्मीद नहीं थी कि वो इंदिरा गांधी का मुकाबला कर सकते हैं। 19 महीने जेल में रहने के बावजूद, वैसी मीसा लागू होने के बावजूद क्या किया विपक्ष ने? क्या किया विपक्ष ने? अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया? चौधरी चरण सिंह ने क्या किया? क्या किया राजनारायण ने? मोरारजी देसाई का सहारा लिया, बाबू जगजीवन राम का सहारा लिया, चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर कांग्रेस में थे, युवा तुर्क थे कांग्रेस के, सहारा लिया। सहारा लिया लोकनायक जयप्रकाश नारायण का। सच है गलत है? और तब इंदिरा गांधी की सरकार को अपदस्थ किया जा सका। सच है या गलत है? यदि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जनसंघ का विलय जनता पार्टी में नहीं होता दोस्तों, तो आप बताइए कि क्या 1977 में इंदिरा गांधी को हराया जा सकता था? और अगर 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी देश के विदेश मंत्री नहीं बने होते, तो क्या 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बन पाते? क्या 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार यदि 13 दिन की बनकर बहुमत न जुटा पाने के कारण गिरी नहीं होती, तो क्या 1998 में एनडीए बहुमत की सरकार बना पाती? यह बड़े सवाल है। और यदि 1998-99 में बहुमत की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं चलाया होता, तो क्या 2014 में नरेंद्र मोदी अपने बलबूते पर सरकार बना पाते? ऐसे सवाल हैं कि बाबू जगजीवन राम कांग्रेस से निकलकर जनता पार्टी में आते हैं, अपनी कांग्रेस ओ बनाकर निकलते हैं कांग्रेस से, और फिर जनता पार्टी में शामिल होते हैं। मोरारजी देसाई क्या कांग्रेस पार्टी में रहकर कभी प्रधानमंत्री बन सकते थे? ऐसे ही सवालों का जवाब राहुल गांधी को ढूंढना होगा दोस्तों। राहुल गांधी नेता विपक्ष है। राहुल गांधी नेता विपक्ष है। इस देश को मजबूत विपक्ष, एक ऐसा विपक्ष जो हर वक्त सत्ताधारी दल को हराने की स्थिति में होना चाहिए। जितनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता इस देश की राजनीति को है, उतनी ही मजबूत कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता इस देश की राजनीति को है। नाम बदल दीजिए आप भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का। मेरा मानना है कि दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो, ऐसे दो देशभक्त, राष्ट्रभक्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल की आवश्यकता कम से कम इस देश को है। इसीलिए वर्तमान परिस्थिति में जितनी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी है, उतना ही महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी है। लेकिन राजनीति में रणनीति दो प्रकार की होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग और दूसरी होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। होता है ना?
तो ढूंढना होगा राहुल गांधी को, ढूंढना होगा कि पहले सत्ता से बीजेपी को कैसे बाहर किया जाए, कैसे बाहर किया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी, और कौन हो सकता है जो नरेंद्र मोदी का विकल्प हो सकता है। और इसके लिए यह काम राहुल गांधी का है। जब तक राहुल गांधी की राजनीति क्षेत्रीय दलों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, तब तक केंद्र में परिवर्तन नहीं संभव है। दोस्तों, लड़ाई छोटी नहीं है, लड़ाई उतनी ही बड़ी लड़ाई है विपक्ष के सामने जितनी बड़ी लड़ाई 1977 में जनता पार्टी के सामने थी, जब वो इंदिरा गांधी की सरकार से लड़ रही थी। आज भारत में विपक्ष के सामने भी वही चुनौती है। परिस्थितियां अलग है। उन दिनों आपातकाल था, इमरजेंसी था, आज आपातकाल नहीं है। लेकिन आज एक वैचारिक राजनीति देश के अंदर चल रही है, और उस वैचारिक राजनीति के धरातल पर इस देश का विपक्ष बहुत कमजोर विकेट पे खड़ा है, बहुत ही कमजोर विकेट है। वैचारिक आधार विपक्ष के पास, वैचारिक दिवालियापन का शिकार है विपक्ष। वो मुद्दा, ऐसे मुद्दे विपक्ष उठाता है दोस्तों जिसमें इस देश की जनता की रुचि नहीं है। वो मुद्दा देश की विपक्ष उठाता है दोस्तों जिसके खिलाफ देश की जनता है। क्या आपको पता नहीं है कि इस देश की 80% आबादी वंदे मातरम का सम्मान करना चाहती है? भले ही राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी कर लें, कुछ भी बयानबाजी कर लें, लेकिन इस देश की 80% से अधिक आबादी वंदे मातरम का अपमान नहीं होने देना चाहती। सच है या गलत है बताइएगा कमेंट करके। तो फिर विपक्ष वंदे मातरम के खिलाफ स्टैंड क्यों लेता है? और जब तक लेता रहेगा विपक्ष, कैसे इस देश की जनता उसे जिताएगी? सच है या गलत है बताइएगा। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों, जितनी तेजी से भारत की राजनीति को बदलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस दौर में यदि राहुल गांधी अभी 2029 में कोई परिवर्तन कराने में सक्षम नहीं हुए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए कांग्रेस सक्षम नहीं होगी। याद रखिएगा, यह भी संभव है कि कांग्रेस का कोई विकल्प इस देश की राजनीति में खड़ा हो। इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते आप, इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी कोई राजनीति ऐसी जन्म ले और वो राजनीति ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राजनीति का विकल्प बनकर खड़ा हो जाए, यह भी संभव है। वैसी परिस्थिति में राहुल गांधी का क्या होगा, कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? चूंकि कहावत है दोस्तों, समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत दिनों तक जगह खाली भी नहीं रहता। अगर आप मजबूत प्रतिद्वंदी अगर साबित नहीं होंगे, अगर जनता आपको विकल्प नहीं मानेगी, तो जनता के बीच से कोई दूसरा विकल्प भी खड़ा हो सकता है। इस संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते, और प्रयास तो जारी है। आज अरविंद केजरीवाल उन्हीं राज्यों में चुनाव लड़ने जाते हैं या नहीं जाते जहां कांग्रेस का अस्तित्व है, जहां मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। वहां कांग्रेस को डिरेल करने के लिए ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती, बताइए आप जवाब। तो संभव है आने वाले दिनों में राहुल गांधी के बदले किसी अरविंद केजरीवाल को, किसी अखिलेश यादव को देश की जनता या विपक्ष की पार्टियां राहुल गांधी से बेहतर कैंडिडेट मान ले, यह भी संभव है। कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं।
आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।